मेरे साथ लक्ष्मण यादव हैं। हम लोग दिल्ली बुक फेयर में हैं और इनकी जो प्रोफेसर की डायरी जिसकी ग्लोबल चर्चा है उसको लेकर आप सब कुछ जानते हैं। लक्ष्मण जी के साथ क्या हुआ, किस तरह के हालात बने और उसी दौरान ये किताब आई है। प्रोफेसर की डायरी मैंने पढ़ी नहीं है, अभी मंगवाया है मैंने। क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये प्रोफेसर की डायरी असल में इस देश में जो भी कलम और किताब की अहमियत समझता है, जिसे भी लगता है कि शिक्षा किसी भी समाज की बुनियादी चीज़ होती है, उस शिक्षा व्यवस्था के बिना समाज में बदलाव नहीं आता। जैसे ज्योतिबा फुले कहते थे ना, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया। तो विद्या की बात, कलम और किताब की बात, आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय इसलिए बनाए गए थे कि वो सबके विश्वविद्यालय बनेंगे। मेरिट पर वहाँ नियुक्तियां होंगी, सिलेबस ऐसा होगा जो वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाएगा, सब धर्म, सब जाति, सब तरह के लोग उसमें मिल करके रहेंगे। लेकिन हमने उन्हीं विश्वविद्यालयों से अपने को बनाया है, धीरे धीरे उनके पतन को भी देखा है। तो ये मेरे पिछले 2 दशक में जो भी विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षा की कहानी है, कैसे उसमें ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, कैसे स्टाफ रूम का माहौल बदल रहा है, कैसे सिलेबस बदल रहा है, कैसे शिक्षा बेची जा रही है, कैसे एक फेलोशिप के लिए एक शोधार्थी कैसे परेशान है, पूरा कहानी इसमें है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की। यानी आधुनिक भारत को अगर समझना है तो आपको विश्वविद्यालयों को समझना होगा, और अगर विश्वविद्यालयों और शिक्षा को समझना है तो आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो ये सब आप डायरी लिख रहे थे, ये डायरी को आपने किताब की शक्ल दी है। हाँ। और ये किताब आई है आपकी अनबाउंड पब्लिकेशन से। हाँ, तो ये सब आपके मतलब आप इसको सबको लिपिबद्ध कर रहे थे, आप डायरी लिख रहे थे जो आपके साथ घटनाएं पहले से हो रही थी। मैं दरअसल हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। साहित्य को लेकर एक रुझान है कि कोई भी कहानी कैसे बनती है। आप अपने आसपास जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसमें से बहुत सारी खट्टी मीठी दोनों यादें होती हैं। तो ये एक स्वाभाविक रुझान था डायरी लिखने का, जो मेरा इंटरमीडिएट से चला रहा था। कुछ कुछ कहीं के नोट करते रहना, और ये जो 2 दशक बीता इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो नोट की और थोड़ा अव्यवस्थित थी। बाद में जब उन्होंने नौकरी से निकाल दिया और तमाम चीज़ें थीं, तो उन बिखरे हुए तमाम नोट्स को, तमाम किस्सों को, कहीं किसी किताब के पीछे कुछ लिखा हुआ था, किसी तारीख में कोई बहुत महत्वपूर्ण दिन था, कोई घटना हुई तो वो लिखा था, उसको सहेज कर एक प्रोफेसर की डायरी बनी। तो ये एक 20 साल के 2 दशक के मेरे एकेडमिक जीवन का एक सफरनामा है। तो रोहित वेमुला के बारे में आपके छात्र पूछते थे, यही सब चीज़ें थी जो लोगों को अखर रहा था। फूले, पेरियार, अम्बेडकर, रोहित पर आप बात कर रहे थे। देखिए, मैंने किताब ये रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम समर्पित की है। वो इसलिए भी क्योंकि रोहित वेमुला का जो प्रकरण होता है, सांस्थानिक हत्या होती है, वो एक सामान्य हत्या नहीं है। वह संस्थान और सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था कैसे पहली पीढ़ी के लोगों के लिए एक तरफ तो विश्वविद्यालय आने के दरवाजे खुले और दूसरी तरफ उनके भीतर कई तरह के शोषण और अन्याय अत्याचार हुआ। और विश्वविद्यालय के भीतर जब ये होता है तो समाज में कितना होगा। मतलब नौकरी में आपको डर नहीं था नौकरी गंवाने का, आप बोलते रहे। किताब लिखने में भी कभी मार्केटिंग नहीं सोची, डरे नहीं, रोहित का नाम पहले पन्ने पर लिख दिया। पहले पन्ने पर हमने रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम समर्पित किया है। डर जैसी चीज़ से पहले लड़ना पड़ा है और उससे लड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सोचिए, मैं इस किताब का इंटरव्यू इसलिए करने के लिए तैयार हुआ, अब तक मैंने नहीं किया था। ये किताब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, बेस्ट सेलर भी रहा है। जब ये मेरे हाथ में कल किताब आई, मैंने पढ़ने का समय नहीं था, मेरे हाथ में किताब आई, जब मैंने देखा रोहित वेमुला, तो नेशनल दस्तक ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस किताब को ट्वीट किया है। कल किया है मैंने ट्वीट, सबसे लास्ट में। और सबसे लास्ट में मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ लक्ष्मण जी का। कई लेवल पे लोग समझौता करने लगते हैं, कई बार उत्साही होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, जब नौकरियां चली जाती है तो समझौता करने लगते हैं। लेकिन इस किताब के आने तक भी हो सकता था कोई प्रकाशक न मिलता, इसकी छपाई न होती। लक्ष्मण यादव ने समझौता नहीं किया है। रोहित वेमुला का नाम लेना इस देश में हिम्मत की बात है। और उसके बाद मैंने तय किया कि इंटरव्यू आगे बढ़ाऊंगा और इस किताब की बात होनी चाहिए। आगे क्या रणनीति, अब क्या आगे फैसला किया है? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। तो ये बात ठीक है कि शुरुआत में जहाँ से मैं चाहता था ये किताब वहाँ से नहीं छपी, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं सर, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। मैंने कहा मैं रिस्क ले रहा हूँ और तमाम। तो कहा नहीं साहब, आप समझ रहे हैं, पब्लिकेशन में नहीं मिलता। हाँ, आप समझ रहे हैं कि इस किताब में क्या है।
इस किताब में उनके खिलाफ बातें नहीं है जो सत्ता में है। पूरे व्यवस्था के खिलाफ एक सवाल है कि कलम और किताब कैसे गिरवी रखी जा रही है, कैसे खत्म की जा रही है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अनबाउंड पब्लिकेशन का, युवान का, उन्होंने इस किताब को छापा और आज तक दुनिया की टॉप रैंकिंग विश्व की किताबों की श्रेणी में अभी भी ये टॉप 5 में बनी हुई है। अब तक इसके 12,000 संस्करण बिक चुके हैं, मतलब 12,000 किताबें, 12,000 प्रतियां छप चुकी प्रतियां, हैं। 16,000 बिक चुकी है। 16,000 छप चुकी हैं, अच्छा, 12,000 बिक चुकी हैं, 4,000 के लिए ऑर्डर आ चुका है, वो बहुत जल्दी ऑर्डर जाने वाला है। फिर हम तीसरे संस्करण पे काम करेंगे। जैसे कुछ स्केच बनाए हुए हैं, रोहित वेमुला, रोस्टर आंदोलन, 30 पॉइंट रोस्टर, उसके बाद कैसे फेलोशिप बंद की जा रही है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की। ये जाति जो जाति नहीं है, ये हेडलाइन है, हम लोग रोज बोलते हैं इसको। और मेरे दिमाग में सब पहले कब आया था मुझे नहीं पता, मैंने कहाँ से लिया था वो भी नहीं पता। ये सब बहुत मारक है। अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो इसको पढ़िए। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो ये आपको राह बताएगा, आपको सलाहियत देगा कि कैसे इन तमाम कास्टिज्म से आप जूझें, कैसे उसके बीच अपना रास्ता बनाएं। हम लोग कोई दूसरा रोहित वेमुला नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपके अंदर वो सामाजिक राजनीतिक समझ पैदा हो। और इसलिए किताब पढ़िए अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ताकि कोई आपका अंगूठा न काटे। हमारे एक दोस्त रितु सिंह वो आंदोलन कर रही है। इस किताब में हमने व्यक्तियों के और कॉलेजों के नाम बदल दिए हैं। फूलन देवी के नाम पर कोई कॉलेज नहीं है, और मैंने जो नाम बदले हैं तो उसमें एक नाम कॉलेज का फूलन देवी के नाम पर है। और वो चीज़ एक प्रतिरोध की तरह से है, और वो प्रतिरोध इस किताब में बिरसा मुंडा के नाम पर कॉलेज नहीं है, लेकिन इस किताब में कॉलेज का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर। अब एक चैप्टर है इसमें गोबर, गौशाला और नीतू सिंह। तो नाम चूंकि मैं सीधे नहीं लिख सकता था, ये डायरी है मेरी, तो मैंने रितु सिंह को नीतू सिंह कहा। एक ही विश्वविद्यालय में एक ही समय गोबर और गौशाला पर बात हो रही है, हवन हो रहा है, और वहीं नीतू सिंह का आंदोलन हो रहा है। ये एक विश्वविद्यालय कैसे बनता है, कैसे उस कैंपस के भीतर की अलग अलग किस्से हैं, सेमिनार कैसे बदल गया, फीस कैसे महंगी हो रही है, एक बच्चा है जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है ये गांव-गांव के लोगों का सवाल है। इसलिए इस किताब में हमने वो बातें कही हैं। इसीलिए प्रोफेसर कांचैलिया ने जब इस पर फ्लैप पर लिखा तो उन्होंने लिखा कि ज्ञान और धोखा दोनों विश्वविद्यालय के अड्डे बन चुके हैं, कि यहाँ पर ज्ञान भी मिल रहा है और धोखे भी मिल रहे हैं। ये किताब उसकी कहानी है। देखिए, अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है, पावर सेंटर्स में आ गया है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। गांव में जातिवाद नहीं है, गरीबों के साथ जातिवाद नहीं है। जाति बनाई ही गई थी कि किसी को गरीब रखा जाए, किसी को श्रेष्ठ बनाया जाए, किसी को शूद्र, अछूत और नीच बनाया जाए। इस सबको तोड़ता है भारत का संविधान। भारत का संविधान सबको बराबर का मौका देता है। और अब पावर सेंटर्स में जातिवाद है, जातियां खत्म हो रही है गाँव में और वो शहरों में शिफ्ट हो रही है। पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, सिनेमा और शहरों के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अगर आप इन सब जगहों पर हैं, शहरीकरण हो रहा है आपका, और आप जातिवाद के शिकार हो रहे हैं, तो भी इस किताब आपको मदद करेगी उसको समझने में, उसको बोलने में, लिखने में, उससे लड़ने में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस किताब को एक बार पढ़िए। लक्ष्मण, क्या लगता है प्रोफेसर साहब, आपको अंदाज़ा तो था ही कि आप जिस रास्ते पर हैं कि ये सब होगा, उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है समाज का, जिस तरह से लोगों ने आपको हाथ पे हाथ लिया है, खुद एक आपके साथी विजेंद्र चौहान ने ही कहा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नुकसान है लक्ष्मण यादव का न रहना। उम्मीद थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, और अब लगता है कि पूरा फलक, पूरा आसमान आपके लिए है। देखिए, ये बात तो मैं कहूँगा कि मेरे अपने समाज के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हम लोगों की जो भी पहचान है, हम दो ही चीज़ों को इसका श्रेय देना चाहते हैं हमारे घर वालों के साथ। वो श्रेय हमारी वैचारिकी का है। बुद्ध से लेकर के फूले अम्बेडकर, पेरियार, साहू, एक विचार मिला जिसने हमें बोलने की ताकत दी, समझने का नज़रिया दिया और हिम्मत दी कि डरना नहीं है। और दूसरी तरफ समाज है, वो इस तरह की परिस्थितियों में भी हमें सुन करके, हमारे साथ खड़े होकर के आज भी हमें हिम्मत दे रहा है। तो मुझे नहीं पता था कि आज अब पिछले कई सालों में हिंदी की कोई किताब इतने लंबे समय तक अमेज़न पर बेस्ट सेलर नहीं रही है। 15 दिन अभी नहीं हुआ है जब से ये ऑनलाइन अभी बुकिंग शुरू हुई थी, और 15 दिन में लगभग 15,000 प्रतियां बुक हो गई हैं। 12,000 तो सोल्ड आउट हो गई और 4,000 छपी हैं, जो अब इस पुस्तक मेले के बाद चली जाएंगी। ये समाज का प्रेम है। और मैं ये इसलिए लिख रहा था
क्योंकि आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद आज के दौर को कोई याद करे तो जब उसे ये पता चलेगा कि उस दौर में विश्वविद्यालयों को, शिक्षा व्यवस्था को, सामाजिक न्याय को जब दमन किया जा रहा था, उसके खिलाफ सब कुछ किया जा रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, तो मैं कहूँगा कि मैं बोल रहा था। बाबा फुले साहब का आता है किसान कोरा, और एक किताब उनकी और है गुलामगिरी। उसके बाद बाबा साहब का निदर्शन कास्ट आता है, उन्होंने तमाम विषय पर लिखा। सामाजिक आंदोलन पर लक्ष्मण यादव से बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। मेरा मानना है कि किताबों के लिए मैं दोनों भूमिका निभाऊंगा। मुझे जहाँ भी सामाजिक और राजनीतिक जगह पर हस्तक्षेप करना होगा, वो मेरा नागरिक धर्म है, वो भी करूंगा। और मेरी आगे की योजना आपके चैनल पे बता देता हूँ। ये एक किताब जो कि डायरी की शक्ल में थी, और चूंकि ऐसी परिस्थितियां बनी, तो ये एक प्रोटेस्ट है मेरे लिए कि मेरी बात लोगों तक जाए, कि लोग समझें कि उनके उस समय के विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। गांव कस्बे में खेत खलिहान के बच्चों को भी ये पढ़ना होगा, क्योंकि उसे पता चले कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, कल ताकि वो सचेत रहे, वो सचेत भी रहे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक रहे। कल को उनका बच्चा इनका शिकार हो तो अपने बच्चों के खिलाफ ना खड़े हो, व्यवस्था से सवाल करें। दूसरी मेरी योजना है, मैं तमाम बहुजन आइकॉन पर, सामाजिक न्याय पर लगातार अब लिखूंगा और वो किताबें ले आऊंगा और अपनी भूमिका निभाने की कोशिश। तो लक्ष्मण यादव ने एक आराम की नौकरी की बलि देकर एक और कठिन रास्ता तय किया है। हम लोग की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है एक पत्रकार के तौर पे कि उसके बारे में हम बात करें, और एक नागरिक के तौर पे कि आप उनके कामों को देखें, पढ़ें, और अगर लगे कि ये सराहने लायक है तो ज़रूर पढ़ें। मैं फिर कह रहा हूँ, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शुद्ध कहलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप जातिवाद से सचेत रहें, जातिवाद से आप बचें, जातिवाद के शिकार न हों, तो लक्ष्मण यादव की अपनी जो तकलीफ़ें हैं, अपनी जो उनकी जो अनुभव है, उन्होंने आपके साथ साझा किया। इसको एक बार पढ़िए, आपकी नस्लों की बचाने की लड़ाई है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।